नमस्कार, बिफोर प्रिंट से मैं महेश शर्मा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति पर। क्योंकि अगले साल की पहली तिमाही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी प्रमुख दलों का यानी बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पूरा ध्यान आजकल ब्राह्मणों के वोटों पर टिका हुआ है। और इसकी शुरुआत हालांकि मायावती ने 2007 में की, जिसका उन्हें फ़ायदा मिला और सतीश मिश्रा को इसकी कमान दी और उस ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की उस मुहिम में लगभग 41 ब्राह्मण जीत करके पहुँचे विधानसभा मायावती के टाइम पर। उसके बाद और भी कोशिशें जारी रही, लेकिन हाल का मामला ये है कि जब से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा बनाकर पेश किया, तो ब्राह्मणों की राजनीति में थोड़ा कांग्रेस में एक जोर पकड़ने लगा। आज हमारे साथ इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं पूर्व विधायक नेकचंद पांडे जी, पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा जी। ये दो ऐसे चेहरे हैं जो कम से कम कानपुर मंडल और इर्द गिर्द एक अच्छा खासा कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं। और ब्राह्मणों को का जो एक कांग्रेस के प्रति, भले ही कांग्रेस ने पहले सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को ही पद दिए, मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ब्राह्मणों को बनाया, उसके बाद भी न जाने क्यों ब्राह्मण वोट जो है कांग्रेस से खिसकता गया। आजकल इनके पास ब्राह्मण चेहरे के नाम पर प्रमोद तिवारी थोड़ा प्रयागराज और प्रतापगढ़ ये इलाके ले लीजिए, ललितेश पति त्रिपाठी थोड़ा और आगे चले जाइए तो वो चेहरा एक हो जाते हैं। उसके बाद अब इस तरफ जो एक मध्य उत्तर प्रदेश में कानपुर मंडल और इर्द गिर्द हैं, भूधर नारायण मिश्रा, नेकचंद पांडे जी हैं। और प्रियंका गांधी ने, हालांकि कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था, किसी पता नहीं किन कारणों से किया था, ये आज तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी की पहल पे प्रियंका गांधी को लगा कि ये उनकी प्रदेश कमेटी ने भूल की, तो इन्हें दोबारा कांग्रेस में वापस लिया, बाकायदे इसकी घोषणा की, प्रदेशव्यापी खबर बनी। तो जाहिर है कि कांग्रेस ने इनके कांग्रेस के प्रति योगदान को समझा, उसकी अहमियत को समझा। भूधर जी से मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो बहुत पुराने कांग्रेसी, आपके योगदान को बराबर आंका जाता रहा, आखिर ब्राह्मण कांग्रेस से नाराज क्यों हो गया, जबकि सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मणों का हित कांग्रेस ने किया? देखिए, ब्राह्मण नाराज क्या हुआ, कुछ हालात ऐसे बने। ब्राह्मण अपने को धर्म का ठेकेदार समझता है, और जब राम जन्मभूमि वाला मुद्दा आया तो ब्राह्मण बिना कुछ सोचे समझे उस धर्म के मुद्दे की तरफ मुड़ गया। और ऐसा मुड़ा कि लगा कि जैसे कोई झाड़ू लग गई हो। ब्राह्मण ही नहीं, सारा अपर कास्ट राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ चला गया। और चूँकि प्रदेश में पॉलिटिक्स उस समय मुलायम सिंह कर रहे थे, उन्होंने जानबूझकर बहुसंख्यकों को नाराज किया अल्पसंख्यकों के वोट के लिए। हालात ऐसे बन गए कि दो फाड़ राजनीति में हो गए। ब्राह्मणों को कांग्रेस ने हमेशा दिया, ब्राह्मण का नेतृत्व रहा। ब्राह्मण आज भी उठा के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ब्राह्मणों की अच्छी खासी संख्या है। लेकिन आज की परिस्थितियों में ब्राह्मण जो है वो किसी भी राजनीतिक दल में सम्मान तो नहीं पा रहा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया, जो कि ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है। बताए ना कि धर्म का ठेकेदार समझने के नाते ब्राह्मण जो है वो राम जन्मभूमि के इशू से अपने आप को बिल्कुल उसने जोड़ लिया, और वो समझा कि भगवान राम को स्थापित कराना हमारा दायित्व है। वो बीजेपी से और आरएसएस से बढ़ के आगे फॉरवर्ड हो गया, खेलने लगा। और कुछ भावनात्मक गलतियां हुई हैं, कुछ कांग्रेस से भी ऐसा वातावरण बना कि ब्राह्मणों को लगा कि उनके महत्व तो वो नहीं रहा है। तो इन सब कारणों से कांग्रेस का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ब्राह्मण को जितना कांग्रेस ने दिया उतना किसी पार्टी ने नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री, और फिर उत्तर प्रदेश में कमला पत्र त्रिपाठी, एच.एन. बहुगुणा, श्री प्रकाश, कुल मिला के 10 से श्रीपद मिश्रा जी, हाँ, नारायण दत्त तिवारी जी, तो लंबी लिस्ट है नाम गिनाने पे, इतने लोग हैं। और ब्राह्मण जनप्रतिनिधि भी होते थे यहाँ से। कानपुर से ही हर वक्त 4 होते थे साथ में। अब कानपुर में एक आध कोई हो जाता है, किसी समीकरण पे हो जाए या किसी धार्मिक उन्माद वाली पार्टी में हो गया हो, इसलिए हो जाए।
बाकी एज ए ब्राह्मण का कोई महत्व तो किसी दल में नहीं है। ब्राह्मण का वोट सभी दल चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण को मुख्य भूमिका में कोई नहीं आने देना चाहता। आज भी मायावती पार्टी का जन्मदाता थे काशीराम। काशीराम को मैंने खुद सुना है इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टंडन पार्क में बीपी सिंह का एक बाई इलेक्शन हो रहा था, अमिताभ बच्चन लड़ रहे थे। मैं उसमें मीटिंग में सोचा कि जाके सुनूं क्या बोलते हैं। तो पहली बात उन्होंने कही कि जो यहाँ अपर कास्ट के लोग वो यहाँ से चले जाएं, कुछ मैं ऐसा बोलूँगा। बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण विरोध तो जग जाहिर है, वो बात अलग है कि ब्राह्मणों को उन्होंने जगह दी और ब्राह्मणों ने वोट भी परिस्थिति बस उन्हें। पांडे जी, नेक्शन पांडे जी से मेरा सवाल यही सवाल है, क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण लौट सकता है आपकी तरफ? बिल्कुल लौट सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। प्रियंका गांधी के आने के बाद सभी लोग बिल्कुल लौट सकता है, मुझे पूरा विश्वास है। और विश्वास का कारण कि आज़ादी के आंदोलन से लेकर के आज तक का जहां ब्राह्मण रहा है, ब्राह्मण आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्व किया, आज़ादी में। उसके बाद कांग्रेस का नेतृत्व रहा। कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर लीडरशिप ब्राह्मण लीडरशिप थी और कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए। तो मेरा पूरा विश्वास इसलिए और मजबूत है कि जब हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनती थी, जब हमारे जिला अध्यक्षों की घोषणा शुरुआत में होती थी, उसमें आधे से ज़्यादा ब्राह्मण नेता जिलों के अध्यक्ष होते थे, जिलों के पदाधिकारी होते थे। फिर धीरे धीरे क्योंकि ऐसा माहौल बनने लगा जिसकी वजह से यहाँ भी कुछ कटौती शुरू हुई कि यहाँ भी सोशल इंजीनियरिंग होगी। देखिए, यूपी में 1989 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट। उसके सर्वे ने ये बताया कि 2009 के उसे लोकसभा चुनाव के आधार पर किया था, लेकिन जाति और ट्रेंड तो वही रहा। तो उसने बताया कि 2009 के इलेक्शन में तो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण ठीक ठाक संख्या में गया, लेकिन 2014 में काफी कुछ, यानी 73% ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला तभी तो 21 साल आपकी संख्या घटती चली गई लगातार। तो इसके पीछे क्या, जो एक धर्म और जाति की राजनीति होती है उत्तर प्रदेश में, वो तो धर्म और जाति की तो देश में ही हो रही है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछना चाहता हूँ, क्या धर्म और जाति की जो राजनीति होती है उसकी वजह से ये बात हुई है, या ब्राह्मणों को प्रोमिनेंस देने के पीछे बीजेपी ने एक पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट शुरू कर दिया? जब देश और प्रदेश का नेतृत्व ब्राह्मण के हाथ में रहा है, तब इस देश और प्रदेश में कहीं भी आप देखेंगे जाति और धर्म की राजनीति नहीं हुई। लेकिन दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे उसका क्षरण होता गया। और चाहे वो देश की राजनीति में हो, चाहे प्रदेश की राजनीति में, ब्राह्मणों को किनारे टारगेट करके उनको किनारे लगाने का प्रयास किया गया। मैं तो ये भी आरोप लगाता हूँ, अब मजबूरियाँ हैं। 14% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय का वोट है। एक ब्राह्मण, मेरा अपना अनुमान है कि गांव के अंदर कम से कम 50 वोट मैनेज करता है, तो वो भी शक्ति उसके अंदर है। इसलिए ये, और इतिहास भी इस बात को कहता है उत्तर प्रदेश का, कि जब कभी जिसके साथ ब्राह्मण अगर बीजेपी के साथ रहा है तो बीजेपी की सरकार बनेगी, अगर वो मुलायम सिंह के साथ रहा है तो मुलायम सिंह की सरकार बनेगी, अगर वो मायावती के साथ रहा तो मायावती की सरकार बनेगी। इसलिए मेरा ये विश्वास है आज कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस समुदाय को पुनः नेतृत्व में स्थान प्राप्त हो और उसकी भागीदारी ऐसी सुनिश्चित हो कि वो हमारी वापसी कर ले। क्योंकि संस्कार से मैं ये मान के चलता हूँ, संस्कार जो हमारे घुट्टी में पिलाई जाती है ब्राह्मणों पैदा होते ही, वो ज़्यादातर लोगों के अंदर वो घुट्टी जो है कांग्रेस की काम करेगी। पंडित जी, आप बताइए मिश्रा जी कि अभी जो एनकाउंटर हुआ था बिकरू, चूंकि आप भी चौबेपुर से लड़ चुके हैं, पांडे जी तो विधायक ही रहे हैं, तो बिकरू गांव उसी क्षेत्र में आता है। तो बिकरू का जो एनकाउंटर हुआ था उसके बाद सोशल मीडिया में मैं सिर्फ एक नेता की अगर बात करूं, मायावती, जिसने ताबड़तोड़ ट्वीट किए और ये कहा कि ब्राह्मणों की रक्षा की जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा को खतरा है। और ये समझिए कि जो उनका ब्राह्मण प्रेम में जो आज वो अयोध्या में सम्मेलन कर रही हैं, वो बिकरू के एनकाउंटर यानी विकास दुबे के एनकाउंटर से निकला। और उसके बाद फिर उन्होंने ब्राह्मणों को पोलराइज किया, क्योंकि एक के बाद एक 5 एनकाउंटर हुए। आज भी वो एक लड़की है, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो नाबालिग है, तो खुशी
है ना, वो उसको लेकर के भी एक मुद्दा बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बिकरू कांड जो है ये इस चुनाव में मुद्दा बन सकता है ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स में? देखिए, बिकरू कांड शुद्ध अपराधी था वो, और उसने जितनी हत्याएं की हैं सब ब्राह्मणों एक आध छोड़ के ज़्यादातर सब ब्राह्मण थे। चतुर्वेदी जी की, शुक्ला जी की, मिश्रा जी की, यही सब मारे उसने। पाणे जी, मतलब उसने, ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण वाला कार्ड हो, उसको ब्राह्मण में कन्वर्ट करने के राजनीतिक लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो दुर्दांत अपराधी था। जिस तरह से उसने आयोजित करके और ये हत्याएं की पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की, इसके बाद तो ये प्रश्न नहीं उठता है कि कहीं वो ब्राह्मण का प्रेरणा स्रोत बन सकता है। विपक्ष रही योगी सरकार की छवि ब्राह्मण विरोधी सरकार होने की पोर्ट्रेट की, सोशल मीडिया में की, मीडिया में की, तो इसी कांड को लेकर के तो आपको क्या लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, मेरे समझ से तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके इनकाउंटर के बाद उस इलाके में लोग खुश हैं। वहाँ चूँकि मैं सिवली इंटर कॉलेज का, ताराचंद इंटर कॉलेज का मैं मैनेजर भी हूँ, मेरे असिस्टेंट मैनेजर थे सिद्धेश्वर पाणे, उनके वो पैर छूता था और उनकी हत्या कर दी। ऐसे उसने कई लोगों की हत्या करी। संतोष शुक्ला की थाने के अंदर हत्या की, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए थे। और भी बहुत लोग महत्वपूर्ण हैं, और ज़्यादातर ब्राह्मण हैं। चतुर्वेदी जी जो बिकरू के थे, उनकी जमीन कब्जा की, फिर उनका हत्या कर दी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो विकास दुबे और उसके जो 5 ब्राह्मण उसके गुर्गे थे जिनका एनकाउंटर हुआ, इसका चुनाव में ब्राह्मणों की सहानुभूति 0.0 बराबर भी नहीं। ब्राह्मण जानता है कानपुर जिले का और आसपास का कि विकास दुबे क्या था, उसके किसी ब्राह्मण से कोई हमदर्दी नहीं थी। तो मायावती ने जो एक कार्ड खेला है उसको आधार, हाँ, ये उल्टा पड़ेगा। अपने अनुभव के आधार पर बताइए क्या लगता है मायावती को? ये बिल्कुल उल्टा पड़ेगा कार्ड। ये कार्ड 2007 के चुनाव में जिस तरह ब्राह्मण मायावती के साथ जुड़ा और 41 विधायक, 86 लोगों को टिकट दिया था, 86 ब्राह्मणों को उसने 41 जीते। इस बार उनकी कोशिश शुरू हो गई आज से, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ जो आप कह रहे हैं उसको मैं बताऊं कि 13% वोट है आपका यूपी में, 13% वोट है। और जैसा नेक चंद जी ने भी बताया, ये 13% दिखाई पड़ता है, ये प्रभाव 39% पे डालता है। ये मतदाता, इसका जो ब्राह्मण मतदाता होता है वो एक तरह से प्रचारक होता है, और गांव शहर सभी जगह, इसीलिए उसका महत्व है, इसीलिए सब उसको पूछ रहे हैं। लेकिन जब ब्राह्मण मायावती के साथ गया था तो वो किस दशा में खड़ा था? मुलायम सिंह से आतंकित था, भयभीत था। मायावती उसको दिखाई पड़ रही सरकार में आने वाली है, तो वो मुलायम सिंह से बदला लेने के लिए मायावती के साथ दिया था। वो जानता था कि बीजेपी इस समय स्टैंड नहीं कर रही, कांग्रेस स्टैंड नहीं कर रही, मायावती सत्ता में आएंगी। और मायावती जिस तरह से बयान देती थी कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, सत्ता में आने के बाद उन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन ब्राह्मण को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ लिया। और ब्राह्मण को चाहिए थी सुरक्षा और सम्मान। ब्राह्मण का सम्मान खतरे में था, इसलिए ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सम्मान को बहुत महत्व देता है। पांडे जी, आप बताइए, आपको चूंकि आपके निर्वाचन क्षेत्र में बिकरू आता था, आपके भी पैर छूटा ही होगा वो। जैसा पंडित जी ने कहा है, हमारा संबंध उस परिवार से भी रहा। और बिकरू जब मैं चुनाव लड़ा था 85 में, तो उस गांव में हमको 60% वोट दिया था। लेकिन जैसा पंडित जी ने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि जबरदस्त थी उसकी, और उसने ज़्यादातर हत्याएं ब्राह्मणों की ही की। इसलिए ये कार्ड, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल, बसपा सहित, अगर चलेगा तो उसको सफलता प्राप्त नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं तब की परिस्थिति 4 और इसके पहले, इसके बाद जब मायावती जी ने, जैसा अभी आपने उदाहरण दिया, 86 टिकट दिया था, उसने जीते, तब की परिस्थिति आज की परिस्थिति में अंतर है। ब्राह्मण भी तौल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ब्राह्मण की वापसी कांग्रेस में सुनिश्चित होगी, और उस ओर प्रयास भी शुरू कर दिया है हमारे नेतृत्व ने। और हम नेतृत्व से भी निवेदन करेंगे कि जो हमारी पुरानी लीडरशिप है कांग्रेस की, उसको, जो घरों में बैठ गए हैं, उनको घरों से बाहर निकलने की अपील करें, जिससे वो सड़क पर आकर के इस सरकार के एक सवाल ये जरूर तैर रहा है यूपी में कि
बीजेपी से भी कमोबेश ब्राह्मण नाराज होगा। हालांकि 56 लोगों के मंत्रिमंडल में 8 ब्राह्मण उन्होंने मंत्री बनाए हैं। दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को छोड़ के बाकी के पास कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं है, जबकि ठाकुरों के पास है। केंद्र में आपको क्या लगता है जातिवाद की इस राजनीति के केंद्र में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ब्राह्मणों की नाराजगी जो बीजेपी के प्रति है या नहीं है या बढ़ रही, क्या आप लोगों का क्या आकलन है? मेरा आकलन भी जो वही है जो सबका है कि ब्राह्मण चौराहे पे खड़ा है। ब्राह्मण निर्णय नहीं ले पा रहा कि करे क्या, लेकिन ब्राह्मण को जो उम्मीद थी कि हमें बीजेपी में सम्मान मिलेगा, वो ब्राह्मण को बीजेपी में सम्मान नहीं मिला। और ब्राह्मण स्वाभाविक मतदाता कांग्रेस या बीजेपी का, परिस्थितियों बस या सुरक्षा और सम्मान के कारण कभी मुलायम सिंह के साथ गया और कभी मायावती के साथ गया, लेकिन वो चुनाव से पहले क्या कांग्रेस को ऐसा कोई प्रयोग करना चाहिए कि कमान प्रियंका जी संभाले, वो तो एक अलग बात है, एक चेहरा ब्राह्मण का प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए जो कि कम से कम सीएम के लेवल का हो। देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जब शीला दीक्षित का नाम घोषित हुआ तो एक लहर दौड़ गई थी, लेकिन फिर उसको लपेट के रख दिया हमारे कुछ केंद्र और प्रदेश के नेताओं ने, जो हमारी पार्टी में हैं, अभी भी हैं, लेकिन वो लॉयल मुलायम सिंह के थे, इंटरेस्ट उनका देख रहे थे, तब भी देख रहे थे, आज भी देख रहे हैं। उस सीएम के कैंडिडेचर के लेवल का कोई ब्राह्मण नेता कांग्रेस में ऐसा है जो यूपी में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, या प्रियंका गांधी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा? प्रियंका गांधी तो लीडर है हमारी, खैर वो उस फैमिली का तो त्याग और बलिदान तो किसी छिपा नहीं, लेकिन ब्राह्मण नेताओं को अगर प्रोजेक्ट किया जाएगा यूपी में तो 1 दर्जन है, ऐसा नहीं है कि है नहीं। कोई 2 नाम बताइए। एक पूर्वांचल में चले जाइए तो राजेश त्रिपाठी, कमलापति जी के ग्रैंडसन, और वो राजेश मिश्रा हैं, राजेश पति त्रिपाठी, राजेश मिश्रा पूर्वांचल में है। अब पीछे हमने 2 नाम पूछे, हमने जोन के हिसाब से अब पहले जी आप बताइए कोई 2 नाम जो इस लेवल के हो कि जिनके चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ के कम से कम जो ब्राह्मण वोट जा चुका है कांग्रेस से वो लौट सके। देखिए, मेरा तो इसमें विचार है कि कांग्रेस के पास इतना ब्राह्मण नेता है, उनको जिम्मेदारियां दी जाएं, मंडल स्तर की, प्रदेश स्तर की, और फिर उनके कार्य से और उनके कार्य लोगों को जोड़ने के उसकी समीक्षा की जाए और उससे नाम उभर करके ऊपर आ जाए। तो उसमें ब्राह्मण वोटर्स की वापसी कांग्रेस की तरफ हो सकती है, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं इस बात से कि ब्राह्मणों वो जिस तरीका तरह ज्यादा से अच्छा बैकडोर में कर दिया गया है, जो ब्राह्मण हमेशा फ्रंट में रहा फ्रंट फ्रीडम में तो मूवमेंट से रहा। लेके आज तक, उस ब्राह्मण को आपने एकदम से बैकडोर में कर दिया, तो उनमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और इस पार्टी से बीजेपी में वो गए तो थे बड़ी उम्मीद लगा के, लेकिन अब बीजेपी से वो पूरी तरह से त्रसित है। अच्छा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल परशुराम जी की मूर्ति लगा करके एक मैसेज दे रहे हैं कि समाज सपा ने लगवाई तो बीएसपी ने अभी कहा है कि हम इससे बड़ी मूर्ति लगवा देंगे। वो क्या मार्केट परशुराम जी इसका चूंकि उन लोगों का इतिहास इसका विरोधी रहा है, जिसको आज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन जब उनका आकलन किया जाएगा तो उधर उसका इतिहास जो है वो विरोधी रहा है, इसलिए बहुत लंबा लाभ मिलने वाला नहीं, चाहे जितनी मूर्तियां, चाहे जितने मंदिर। अंतिम सवाल आप दोनों से है, वो ये कि कांग्रेस को बीजेपी को रोकने के लिए किसी भी पार्टी से अलायंस करना चाहिए मतदान के पहले? हमारे हिसाब से तो अलायंस ने कभी भी कांग्रेस को सूट नहीं किया है। बसपा से किया, सपा से किया, परिणाम देख चुके हैं, बार बार प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले मेरा अपना अंदर से विचार इसमें है एक, कि मैं ममता बनर्जी को कांग्रेसी मानता हूँ। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष में वो ममता बनर्जी जी सक्रिय होने को उनकी घोषणा हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी सक्रिय हो, और कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को मिल करके उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूकना चाहिए। देश में विपक्ष का चेहरा ममता बनर्जी भी हो सकते हैं, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम लोगों ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, ज्वाइंट हम लोगों ने लिखा है, हाँ पत्र लिखा है कि सोनिया गांधी को लिखा है कि ममता हमारी कांग्रेस की है, विचारधारा उनकी कांग्रेस की है, किन्हीं परिस्थितियों बस वो हमारे दल से बाहर गई। उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश के अंदर सांप्रदायिक दल से अकेले मोर्चा उभर सकती है,
और जो आपका विषय है उस विषय की भी पूर्ति ममता बनर्जी करती है। उसने कहा मैं ब्राह्मण पुत्री हूँ, शांडिल्य मेरा गोत्र है, ब्राह्मण, और जो उसने चंडी का पाठ किया वहां मंच से, ये सारी चीजें संदेश उसने दे दिया पाई जाती हैं। देखिए, सारी उसके साथ मुसलमान, ब्राह्मण और महिला, ये 3 वोट थे और तीनों वोट उसके साथ पूरी तरह से इंटैक्ट थे। आज पूरे देश में ये उसके साथ हो सकते हैं अगर कांग्रेस उसको अडॉप्ट कर ले, अपना लीडर मान ले। यही पत्र में लिखा था कि अगले पूरे प्रधानमंत्री, देश में कांग्रेस का रिवाइवल ममता बनर्जी का चेहरा अगर आगे आता है तो आपको लगता हो सकता है निश्चित, वो तो संयुक्त विपक्ष का चेहरा होगा। निश्चित ममता बनर्जी को फ्रंट में लाएं और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ाएं। वो चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री को हराएगी, संदेश पूरे देश में जाएगा। और वो ये तो 2024 की बात आप कर रहे हैं, मैं तो 22 में अटका हूं। 2022 में अगर वो आ जाती है तो उत्तर प्रदेश से योगी साफ हो जाए। सिर्फ उसकी हमें मीटिंग 2, 4, 5 चाहिए होगी, बाकी किसी के अलायंस की आवश्यकता नहीं है। और किसी से राज हमारी विचारधारा की विचारधारा वाली बात है। चाहे हम अलायंस करके जाएं और चाहे उनको अपने में शामिल करें। धन्यवाद पंडित भूधर नारायण मिश्रा जी, नेकचंद पांडे जी। आप लोगों के साथ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की राजनीति पर व्यापक चर्चा हुई। अब अगली बार हम लोग फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपसे मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।